चलिए, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे राजभाषा के बारे में। और भारतीय संविधान का जो भाग 17 है, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर और 351 तक के सभी अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले समझना कि किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन्हें अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। मैं भी यदि अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं तो उसके लिए कोई ना कोई माध्यम तो होना चाहिए जिससे मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। यानी बात करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई माध्यम जरूर होना चाहिए। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि विचारों के आदान प्रदान का सबसे सशक्त माध्यम जो है वो भाषा होती है। तो किसी भी क्षेत्र के लोग जिस भाषा की मदद से एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं उसे संपर्क भाषा के रूप में जाना जाता है। तो फिर यहाँ पर राजभाषा क्या होती है? किसी देश में, किसी भी राष्ट्र में उसके सभी शासकीय कार्य जो है वो जिस भाषा में किए जाते हैं उसे राजभाषा के नाम से जाना जाता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर भारत को ले लीजिए। अब भारत एक बहुत विविधता वाला देश है। इतने बड़े भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि सरकार अपने शासकीय कार्य सभी भाषाओं में कर सके। इसलिए उन्हें किसी एक भाषा को जरूर चुनना पड़ेगा जिसमें वो अपने सभी प्रशासनिक तथा शासकीय कार्य कर सके। तो ये मान के चलो कि वही भाषा जिसमें सभी प्रशासनिक और शासकीय कार्य किए जाते हैं उसे राजभाषा कहा जाता है। लेकिन राजभाषा की संविधान में क्या स्थिति है उसे समझने से पहले थोड़ा सा भाषा और भारत के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। वैदिक काल के समय भारत में जो भाषा प्रचलित थी वो संस्कृत थी। अब जैसे जैसे समय बदलेगा भाषा अपना सरलतम रूप ग्रहण करती रहेगी। और भाषा जब अपना सरलतम रूप ग्रहण करती है तो उसकी मूल भाषा में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। और मूल भाषा से हटके जब भाषा बिगड़ती है तो उसे अपभ्रंश कहा जाता है। और ये समय की मांग है। जिस भाषा का प्रयोग हम अभी कर रहे हैं 100 साल के बाद भी इस भाषा को इसी रूप में प्रयोग किया जाएगा, इसकी संभावना कम ही है, क्योंकि समय के साथ भाषा में बदलाव जरूर आता है। तो संस्कृत जो भाषा थी वो समय के साथ जब बदली तो इससे पाली भाषा का जन्म हुआ। यहां से जो भाषा निकली वो प्राकृत कहलाई और इससे जो भाषा टूट के बनी वो अपभ्रंश कहलाई। 12वीं शताब्दी के आसपास भारतवर्ष में मुख्य रूप से जिस भाषा का विस्तार था वो अपभ्रंश ही थी। और 12वीं शताब्दी के आसपास के दौर में ही अपभ्रंश से ही खड़ी बोली का भी विकास हो रहा था। 12वीं शताब्दी में जब अपभ्रंश और खड़ी बोली का दौर भारतवर्ष में चल रहा था उसी समय भारत पर विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किया। आपको पता होगा मोहम्मद गौरी के बाद भारत पर विदेशी आक्रमण होने लगे। ये विदेशी शक्तियां जब भारत पर आई और इन्होंने भारत पर अपना अधिकार किया तो इन विदेशी शक्तियों ने दिल्ली को अपना केंद्र बनाया। दिल्ली सल्तनत के समय दिल्ली इस विदेशी शक्ति का केंद्र था। बाद में मुगल शक्ति के समय भी केंद्र आगरा पहुंच गया। यानी दिल्ली और आगरा ये विदेशी शक्तियों का केंद्र रहा। विदेशी शक्तियों ने जब भारत पर अपना शासन स्थापित किया तो उन्होंने अपनी राजभाषा बनाई फारसी। तो फारसी इनकी राजभाषा हो गई। अब इनकी माने इनके शासकीय कार्य उस समय किस भाषा में होते थे? तो फिर आंसर होगा फारसी भाषा में होते थे। लेकिन कामकाज चलाने के लिए उन्हें दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र के लोगों की भाषा आनी अनिवार्य है। यदि वो भारत में अपना शासन बहुत बेहतरीन तरीके से चलाना चाहते हैं तो उन्हें दिल्ली और आगरा के आसपास के क्षेत्र के लोगों की भाषा को सीखना पड़ेगा। और इस विदेशी शक्ति ने यही किया। उस समय भारत में प्रचलित भाषा कौन सी थी? अपभ्रंश। तो वो अपने अनुसार इस अपभ्रंश को सीखने लगे। देखो, हर भाषा को सीखने का एक नियम है। यानी कि अगर मैं हिंदी भाषा सीखा हूं तो बचपन में आप भी सीखे, मैं भी सीखा हूं, तो हमने अ आ से ही इस भाषा को सीखना स्टार्ट किया। लिखित भाषा की यदि बात करें तो वो विदेशी शक्तियां जब भारत पर अपना कंट्रोल बना चुकी थी तो उन्होंने भारत में प्रचलित अपभ्रंश भाषा को अपने तरीके से सीखना जब शुरू किया तो एक तीसरी भाषा का जन्म हुआ जिसे उन्होंने हिंदी नाम दिया। हिंदी नाम जो है इस भाषा को किसने दिया? उन्होंने दिया जिनकी राजभाषा फारसी थी। इसलिए कई बार आप देखते हैं परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। क्यों? क्योंकि इस भाषा का नामकरण ही उन्होंने किया जिनकी राजभाषा फारसी हुआ करती थी। तो एक तीसरी भाषा का जन्म हुआ, हिंदी। तो मुझे कभी ये पूछा जाए
कि जो हिंदी भाषा है वो किस भाषा से निकली है, तो आंसर क्या होगा? अपभ्रंश। कहां से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? अपभ्रंश से हुआ। यानी कि हिंदी का जो आधार है वो किसे माना जाए, तो फिर आंसर होगा हिंदी का आधार जो है वो अपभ्रंश को माना जाए। लेकिन अपभ्रंश भी तो कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा से ही निकली है। इसलिए इस हिंदी में, हालांकि हिंदी का जन्म अपभ्रंश से हुआ, परंतु इस हिंदी भाषा में जिस शब्दावली का प्रयोग किया जाता रहा है वो शब्दावली मूल रूप से किस भाषा से निकली है? संस्कृत भाषा से निकली है। तो 12वीं शताब्दी के बाद जब विदेशी शक्तियों ने भारत पर अपनी सत्ता काबिज करी तो एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसे उन्होंने नाम हिंदी दिया। इसी समय जब विदेशी शक्तियां इस भाषा को सीखने लगी तो उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग पार्ट था, बहुत कठिन काम था। भाषा सीखना बहुत आसान होता नहीं है, और खासकर जब भाषा की मूल शब्दावलियां संस्कृत जैसी कठिन भाषा से ली जाए तो उस भाषा को सीखना कठिन नहीं होता है। तो विदेशी शक्तियों ने खड़ी बोली, क्योंकि वो अपभ्रंश का भी तो सरलतम रूप था, तो अपभ्रंश की तुलना में विदेशी शक्तियों को कौन सी भाषा ज्यादा पसंद आई? खड़ी बोली पसंद आई, क्योंकि वो अपभ्रंश का भी सरलतम रूप था। इन सभी भाषाओं में सबसे कठिन भाषा कौन सी होगी? संस्कृत। जैसे जैसे भाषा अपभ्रंशित हो रही है तो उसका सरलतम रूप हमारे सामने हमें दिखाई दे रहा है। अब फारसी राजभाषा के लोगों के लिए हिंदी भाषा एक कठिन भाषा थी, इसलिए उन्होंने अपभ्रंश के आधार पर खड़ी बोली को आधार बनाकर एक चौथी भाषा को जन्म दिया जिसे उर्दू कहा गया भारत में। इसका मतलब जिस समय हिंदी का जन्म हुआ, विकास हुआ भारतीय क्षेत्र में, उसी के साथ साथ उर्दू भाषा का भी विकास और प्रचलन भारत में होते रहा। अब मध्यकाल में हिंदी और उर्दू जुड़वा भाषाओं के रूप में भारत में कार्य करने लगी। अब अंग्रेज जब भारत पर शासन करने आए तो अंग्रेजों ने भारत पर शासन करते हुए फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया। फूट डालो और राज करो की इस नीति में अंग्रेजों के शासनकाल में उन्होंने उर्दू का संबंध जो है वो मुस्लिमों से जोड़ दिया और हिंदी का संबंध हिंदुओं से जोड़ दिया। और पूरे ब्रिटिश काल में जब तक अंग्रेजों का शासन भारत पर रहा, उस संपूर्ण ब्रिटिश काल में अंग्रेजी में ही सभी के सभी प्रशासनिक और शासकीय कार्य किए जाते थे। और क्योंकि ब्रिटेन के लोग जो है वो अंग्रेजी के साथ बहुत सहज थे तो वो आराम से इस कार्य को करने लगे। अब बात आजादी के आसपास की करते हैं। जब देश स्वतंत्रता की कगार पर खड़ा था और भारत के लिए संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो संविधान सभा के सामने भी एक बड़ा प्रश्न था कि स्वतंत्र भारत में राजभाषा के रूप में हम किस भाषा का चयन करें। संविधान सभा जो 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को बना दी गई थी, उन्होंने 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब अपनी पहली बैठक आयोजित करी तो मान के चलते हैं कि इसी दिन से भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो गई। और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले 14 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने पहली बार राजभाषा के मुद्दे पर चर्चा करी, पहली बार। अब राजभाषा के मुद्दे पर ये जो चर्चा हो रही थी, इसमें ये तो क्लियर था कि संविधान सभा अंग्रेजी को तो राजभाषा भारत की बनाएगी नहीं, तो राजभाषा के रूप में उनके पास क्या ऑप्शन थे? वो भारत की राजभाषा किसे बना सकते थे? अब आप समझो कि 14 जुलाई 1947 ईस्वी को माउंटबेटन प्लान जो है वो भारत नहीं आया, इसलिए भारत में अभी किसी को नहीं पता है कि भारत का विभाजन होगा। और माउंटबेटन प्लान जो है वो 1 महीने बाद यानी 3 जून 1947 को आएगा। तो जब तक माउंटबेटन प्लान प्रस्तुत नहीं होता तब तक तो संपूर्ण भारत के लोगों को और संविधान सभा को भी यही लग रहा है ना कि भारत का विभाजन नहीं होगा। और यदि भारत का विभाजन नहीं होगा तो इस भारत में वो भाग भी सम्मिलित है जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास है। तो 14 जुलाई 1947 ईस्वी को जब राजभाषा के मुद्दे पर चर्चा हुई तो संविधान सभा के पास राजभाषा के रूप में चुनने के लिए 2 भाषाएं थी, यानी इनके पास कितने ऑप्शन थे? तो आंसर होगा 2। एक कि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में चुना जाए, और दूसरा क्योंकि भारत में उर्दू भाषा का प्रयोग करने वाले लोग भी बहुत सारे हैं, तो हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं को सम्मिलित रूप से भारत में राजभाषा का दर्जा दिया जाए और संविधान सभा में इस भाषा को हिंदुस्तानी भाषा के नाम से जाना जा रहा था।
तो 14 जुलाई 1947 ईस्वी को हिंदी वर्सेस हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी भाषा किसे कहा जा रहा था? हिंदुस्तानी वो भाषा थी जिसमें हिंदी के साथ साथ उर्दू भाषा का भी प्रयोग बराबर किया जा रहा था। संविधान सभा में कांग्रेसी जितने भी प्रत्याशी थे, उन्होंने 14 जुलाई 1947 को जब राजभाषा पर मतदान करवाया तो हिंदी के पक्ष में तो 63 वोट पड़े, लेकिन हिंदुस्तानी भाषा के पक्ष में उन्हें सिर्फ 36 मत मिले। लेकिन इस मतदान से ये तो क्लियर हो गया था, क्योंकि संविधान सभा में सबसे ज्यादा लोग कांग्रेस के ही थे, तो यहां पर ये तो क्लियर हो गया कि बहुमत जो है वो हिंदी के तरफ ज्यादा है। और 14 जुलाई 1947 को, क्योंकि भाषा या राजभाषा किसी भी देश का एक बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा बन सकता है, तो 14 जुलाई 1947 को राजभाषा के मुद्दे को यह कहकर टाल दिया गया कि बाद में इस पर विचार कर लेंगे। और 14 जुलाई 1947 ईस्वी को जब राजभाषा पर चर्चा हुई तो दूसरा जो सबसे प्रमुख मुद्दा संविधान सभा के सामने था वो अंकों के प्रयोग को लेकर के था कि हम भारतीय संविधान के भाग 17 में जहां राजभाषा को रखा गया है, अगर हिंदी को राजभाषा के रूप में चुनते भी हैं अगर, तो अंकों के कौन से रूप को प्रयोग किया जाएगा? क्या हम भारतीय अंकों को, ये 1 2 3 इस प्रकार से, आपको पता होगा भारत के अंदर पहले जो अंक गणित में इस प्रकार के अंकों का हम प्रयोग करते थे, क्या हम इस अंकों के फॉर्मेट को अपनाएंगे या अंकों का जो अंतरराष्ट्रीय रूप है 1 2 3 4 इसे हम भारतीय संविधान में जगह देंगे? अंकों के प्रारूप पर जब 14 जुलाई 1947 को मतदान हुआ तो ये जो भारतीय अंक है इन्हें 63 मतदान ही मिले, लेकिन जो अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप है उसे मात्र 18 ही वोट मिले। लेकिन बाद में जाकर 2 सितंबर 1949 ईस्वी को जब अंकों वाले मामले पर मतदान किया गया तो 77 लोगों ने भारतीय अंकों के पक्ष में वोट दिया, तो 77 लोगों ने ही अंतरराष्ट्रीय अंकों के रूप में भी वोट कर दिया। और इस समय 2 सितंबर 1949 ईस्वी को जो दक्षिण भारतीय राज्य थे उन्होंने ये कहकर अंतरराष्ट्रीय अंकों को अपनाने की बात करी कि राजभाषा के रूप में भाई हिंदी के साथ बहुमत है, तो दक्षिण भारतीय राज्य जो हिंदी के साथ बहुत ज्यादा सहज नहीं है, उन्होंने कहा यहां भी तो हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम हिंदी को राजभाषा बना रहे हैं आप, तो उसमें हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो इतना कॉम्प्रोमाइज आप भी कर सकते हैं कि अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप को अपनाया जाए। फिर संविधान सभा में राजभाषा के ऊपर बहस होनी स्टार्ट हुई और 11 सितंबर 1949 ईस्वी से लेकर 14 सितंबर 1949 ईस्वी तक संविधान सभा ने राजभाषा के मुद्दे पर चर्चा करी और 14 सितंबर 1949 ईस्वी को यह डिसाइड कर दिया गया कि भारत की राजभाषा के रूप में संविधान में जिस भाषा को जगह दी जाएगी वो हिंदी ही होगी। तो 14 सितंबर 1949 भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन होता है, क्योंकि इसी दिन हमने हिंदी को अपनी राजभाषा चुना था। इसलिए 14 सितंबर जो है इसे हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर को क्यों हिंदी दिवस मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन तो सबसे पहले संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। यहां पर एक बात जरूर समझना कि हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा का जो उस भाषा का अधिक से अधिक लोग प्रयोग करें, इसके लिए 1975 से 1975 से, और बाकायदा डेट आप याद रखना, 10 जनवरी 1975 ईस्वी को पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो कब आयोजित किया गया? हिंदी को दुनिया भर में फैलाने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया। अब आप समझना, क्योंकि 10 जनवरी 1975 ईस्वी को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था, इसलिए 1975 में 10 जनवरी जो है इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था। तो अगर मुझे प्रश्न सिर्फ इतना आता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरा आंसर 14 सितंबर। लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। दोनों का कॉन्सेप्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग। हिंदी दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, और विश्व हिंदी दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस 10 जनवरी से विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। लेकिन यहां पर एक बात और भी समझना कि विश्व हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया, तब तो आंसर 1975 होगा।
लेकिन क्या 1975 के बाद 76, 77, 78 आगे जाकर के भी हमने विश्व हिंदी दिवस मनाया? तो आंसर होगा नहीं। 1975 पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था और इसके बाद 2006 से हिंदी दिवस जो है वो कंटिन्यूअली मनाया जा रहा है हर साल। तो प्रतिवर्ष, अब तो हम प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, पर विश्व हिंदी दिवस मनाने की ये जो परंपरा है ये कब से शुरू हुई? 2006 से। लेकिन पहली बार पहला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 10 जनवरी 1975 ईस्वी को मनाया गया था और 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी जो है इसे राजभाषा का दर्जा दे दिया गया और भारतीय संविधान के भाग 17 में इस बात का या राजभाषा से संबंधित जितने भी प्रावधान है उन्हें भाग 17 में डाल दिया गया। अब हम भारतीय संविधान के भाग 17 में जाएं और वहां पर देखते हैं कि राजभाषा के संदर्भ में कौन कौन से प्रावधान हैं जिन्हें भारतीय संविधान के भाग 17 में स्थान मिला है। तो सबसे पहले भाग 17 में आर्टिकल 343 का पहला खंड जोड़ा गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के पहले खंड में बहुत आसान शब्दों में यह लिख दिया गया कि भारत के संविधान के लागू होते ही भारत की जो राजभाषा है वो क्या होगी? हिंदी होगी। इसका मतलब भारत के सभी शासकीय कार्य जो है वो किस भाषा में किए जाएंगे? हिंदी भाषा में किए जाएंगे। अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 के अनुसार देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि हिंदी की लिपि देवनागरी है। और अंकों के बारे में हम अभी चर्चा कर चुके थे कि अंक भारतीय नहीं, इसके स्थान पर अंकों का जो अंतरराष्ट्रीय रूप है इसे अपनाया जाएगा। ये सारी बातें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के पहले खंड में लिख दी गई। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल था? ऐसा पॉसिबल था कि अभी अभी हम ब्रिटिश शासन से बाहर निकले हैं। ब्रिटिश शासन ने 100-150 साल जितना भी भारत पर शासन किया उस पूरे टाइम पीरियड में उनके सभी ऑफिशियल वर्क जो है वो अंग्रेजी में किए जा रहे थे। तो एकदम से अंग्रेजी से हिंदी पर माइग्रेट करना कठिन था और ये बात संविधान सभा भी बहुत अच्छे से समझती थी। इसलिए उन्होंने इस समस्या को समझते हुए अनुच्छेद 343 में एक दूसरा खंड जोड़ दिया, आर्टिकल 343 क्लॉज 2। और अनुच्छेद 343 के दूसरे खंड में यह कह दिया गया कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है एकदम से अंग्रेजी से हम हिंदी में शिफ्ट हो जाए और भारतीय संघ की राजभाषा यदि हिंदी हो जाएगी तो संघ के सभी शासकीय कार्य यदि हिंदी में होने लगे तो ये भारत के बहुत सारे राज्यों के लिए कठिन हो सकता है, दक्षिण भारतीय राज्य, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, है ना। तो इसलिए अनुच्छेद 343 का क्लॉज 2 जोड़ा गया और इसमें यह कह दिया गया कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष बाद तक, यानी कि संविधान हमारा लागू हुआ 1950 में, तो इनके बोलने का मतलब कब तक है? 1965 तक। अनुच्छेद 343 क्लॉज 2 में क्या लिख दिया कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष बाद तक यानी 1965 तक हिंदी के साथ राजभाषा के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग वैसा ही होता चला आएगा जैसा होता आ रहा था। यानी अंग्रेजी का प्रयोग यथावत जैसे पहले था उसी प्रकार से होता चला आएगा। क्योंकि आप समझो कि आर्टिकल 343 के अनुसार यदि भारत की राजभाषा हिंदी हो गई तो संविधान के लागू होते ही संघ को अपने सभी शासकीय कार्य हिंदी में करने पड़ेंगे और हिंदी के साथ सभी भारतीय राज्य एकदम से सहज नहीं थे। इसलिए 15 साल की छूट मिल गई कि 1965 तक यदि चाहे तो संघ अपने कार्य हिंदी के साथ साथ किस भाषा में भी कर सकते हैं? अंग्रेजी भाषा में भी कर सकते हैं। फिर इसी खंड में यह बात भी जोड़ दी गई कि इस 15 साल की अवधि में भारत के राष्ट्रपति ये कोशिश करें कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक बढ़ाया जाए और ये छूट मूल संविधान में सिर्फ 15 सालों के लिए दी गई थी। इसी 343 के दूसरे खंड में भारत की संसद को भी यह शक्ति दे दी गई कि राजभाषा के संदर्भ में संसद कानून का भी निर्माण कर सकती है। तो राजभाषा पर कानून निर्माण की जो शक्ति है वो किसे दे दी गई? संसद को दे दी गई। और बहुत सरल भाषा में मैं अगर कहूं तो संविधान सभा के सदस्यों का मानना यह था कि 15 वर्षों के अंदर अंदर आप अंग्रेजी के स्थान पर जिन राज्यों को हिंदी भाषा में जो बहुत ज्यादा सहज नहीं है वहां पर हिंदी का विकास किया जाए और फिर 1965 के बाद
जितने भी शासकीय कार्य हैं वो आर्टिकल 343 के अनुसार हिंदी भाषा में ही हो। तो आर्टिकल 343 की क्लॉज 2 में क्या कह दिया कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष बाद तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाता रहेगा, लेकिन इस दौरान राष्ट्रपति ये कोशिश करे कि भारत में हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी भाषा का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा हो। और इस बीच राजभाषा पर कानून बनाने की शक्ति किसे दे दी गई? संसद को दे दी गई। अब संसद के पास राजभाषा पर कानून बनाने की ये जो शक्ति थी, संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग किया और उन्होंने 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया। तो राजभाषा के लिए भारत की संसद ने सबसे पहले राजभाषा अधिनियम किस साल तैयार किया? तो फिर आंसर होगा 1963। और 1963 में ये जो राजभाषा अधिनियम तैयार किया गया संसद के द्वारा, इसमें इस बात का प्रावधान कर दिया गया कि भारत में 1963 में, क्योंकि ये कानून बना है और 1963 में संसद क्या कानून बना रही है कि भारत में अभी वो स्थिति नहीं आई है कि सभी राज्य हिंदी के साथ सहज हो पाए हैं, इसलिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी जारी रहेगा। यानी जो 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया, इस राजभाषा अधिनियम में ये प्रावधान कर दिए गए कि हिंदी भाषा के साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बराबर चलता रहेगा। और इस राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया गया 1967 में, यानी राजभाषा संशोधन अधिनियम जो है इसे 1967 में पारित कर दिया गया। और यहां आप समझना, राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 में क्या लिख दिया गया? राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967, इसमें क्या लिखवा दिया गया? इसमें लिख दिया कि जब तक भारत के अंदर, समझना आप, भारत के अंदर ऐसे राज्य जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी नहीं है, अब राज्यों की भी तो राजभाषा होती है, आर्टिकल 345 में आगे पढ़ेंगे। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है, हम उत्तराखंड के लोग हैं, हमारी भी राजभाषा हिंदी है, पर क्या भारत के सभी राज्यों की राजभाषा हिंदी है? तो आंसर होगा नहीं। तो राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 में लिख दिया गया कि जो राज्य है, ऐसे राज्य जिनकी राजभाषा हिंदी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कि भाई भारत में मान लो 5 ऐसे राज्य हैं, उदाहरण के लिए, कि जिनकी राजभाषा हिंदी नहीं है, तो राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 में यह लिख दिया गया कि जब तक वे सभी राज्य जिनकी राजभाषा हिंदी नहीं है, वो सबके सब संकल्प प्रस्ताव पारित करके संसद को ना भेज दें कि हमें हिंदी की राजभाषा होने से कोई दिक्कत नहीं है, तब तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का बराबर प्रयोग होता चला आएगा। प्रैक्टिकली इस बात को समझने की कोशिश कर दीजिए कि राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 में क्या लिखा है कि ऐसे राज्य जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी नहीं है। अच्छा, जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी नहीं है, इसका मतलब वो हिंदी के साथ सहज नहीं है। और मान लो कि ऐसे राज्यों की संख्या है 5, तो जब तक भारत में ये 5 के 5 राज्य, ध्यान रखना, अगर इनमें से एक भी राज्य रह गया तो काम नहीं होगा। जब तक ये 5 के 5 राज्य संसद को ये ना कह दें कि हमें भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी से आपत्ति नहीं है, यानी हमें अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करना है, तब तक हिंदी के साथ साथ राजभाषा, हिंदी के साथ साथ सहभाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता चला आएगा। और इसी राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 के आधार पर भारत की संसद ने राजभाषा नियम बनाए साल 1976 में, 1976 में। तो पहला आर्टिकल जो भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित जोड़ा गया वो अनुच्छेद 343 था। अब अनुच्छेद 343 के बाद आर्टिकल 344 के ऊपर जब चर्चा करें तो उसका आधार अनुच्छेद 343 से ही निकलेगा, क्योंकि अनुच्छेद 343 में 15 वर्षों की बात करी गई थी कि 15 वर्ष के अंदर अंदर अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। अब यहां प्रॉब्लम यह है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे किया जाए। तो आर्टिकल 344 में यह बात लिख दी गई कि हिंदी भाषा का विकास करने के लिए क्या प्रयास किए जाए, उन सभी का संबंध अनुच्छेद 344 से है। आर्टिकल 344 में लिख दिया कि संविधान के लागू होने के 5 वर्ष बाद, जैसे ही संविधान लागू हुआ इसके 5 वर्ष बाद, यानी संविधान हमारा लागू हुआ है 1950 में और उसके 5 वर्ष बाद मतलब 1955 में, अनुच्छेद 344 में कहा गया कि संविधान के लागू होने के 5 वर्ष बाद
एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाए, एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाए। क्यों क्यों राजभाषा आयोग का क्या काम होगा? तो राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा भारत में हिंदी भाषा का शासकीय कार्यों में अधिक से अधिक प्रयोग कैसे होगा, तो उसके लिए प्रयास करेगा राजभाषा आयोग। यानी भारत के संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जो शासकीय कार्य हैं, उन शासकीय कार्यों में हिंदी की सहभागिता को बढ़ाने के लिए राजभाषा आयोग के गठन की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में करी गई थी? 344 में। और कहा गया था 5 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन किया जाए। तो अनुच्छेद 344 में लिखी हुई इस बात का अनुपालन किया गया और भारत का पहला राजभाषा आयोग 1955 ईस्वी के अंदर बनाया गया। अब ये जो राजभाषा आयोग 1955 में, भारत का प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में। और 1955 में जब पहला राजभाषा आयोग बना तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो राजभाषा आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और कुछ सदस्य होते हैं। जरा यहां पर पॉइंट को समझना। ऑब्वियस है, अध्यक्ष तो एक ही होंगे, पर सदस्य कितने होंगे? राजभाषा आयोग में कितने सदस्य होंगे? उसके लिए हम भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में पहुंचते हैं और 8वीं अनुसूची में कुछ भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। जैसे आज की मैं बात करूं तो आज 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? 22 भाषाएं सम्मिलित है। तो इन 22 की 22 भाषाओं में प्रत्येक भाषा का एक रिप्रेजेंटेटिव राजभाषा आयोग का सदस्य होगा। यानी राजभाषा आयोग में एक होते हैं अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? तो जितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। और कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है? 22 भाषाएं। इसलिए राजभाषा आयोग में कितने सदस्य होंगे? 22 सदस्य और एक अध्यक्ष। लेकिन जब पहला राजभाषा आयोग बना था तब क्या 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं थी? नहीं। हमारे मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में सिर्फ कितनी भाषाओं को ऐड किया गया था? 14। और 15वीं भाषा के रूप में 1967 में सिंधी भाषा को ऐड किया गया। तो सिंधी जो है वो 1967 में जुड़ी है, 1967 में। और पहला राजभाषा आयोग कब बन गया? 1955 में। तो यदि मुझे प्रश्न पूछा जाए कि राजभाषा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो मैं आज तो 22 कह दूं, लेकिन प्रश्न यदि ये है कि पहले राजभाषा आयोग में कितने सदस्यों को शामिल किया गया, तो उस समय संविधान की 8वीं अनुसूची में बस 14 ही भाषाएं थी। इसलिए 14 ही सदस्य। पहले राजभाषा आयोग में कितने सदस्य थे? 14। और जो पहला राजभाषा आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन बने? बाल गंगाधर खेर। बीजी खेर जो है वो भारत में पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। जो पहला राजभाषा आयोग बना उसके अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर थे। और 8वीं अनुसूची की इन 22 भाषाओं के बारे में भी याद रखें, परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं कभी कि 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया था? सिंधी को 1967 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? किस संविधान संशोधन के द्वारा? 21वां संविधान संशोधन। परीक्षा में कभी कभी प्रश्न बन जाता है। इसके बाद 1992 में 1992 में एक साथ 16वीं, 17वीं और 18वीं मतलब 3 भाषाएं जो है वो 8वीं अनुसूची में जुड़ी। 1992 में जिन 3 भाषाओं को जोड़ा गया उनमें एक नेपाली, एक कोंकणी और तीसरी मणिपुरी है ना। कभी कभी प्रश्न यहां से बन जाता है। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को 1992 में कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 71वां संविधान संशोधन, 71st। बहुत बढ़िया, 71वां संविधान संशोधन। और इसके बाद देखो कितनी हो गई? 18। 8वीं अनुसूची में 18 भाषा होगी। फिर 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं यानी 4 भाषाओं को एक साथ 2003 में ऐड किया गया 8वीं अनुसूची में। कौन सी 4 भाषाएं थी? एक बोडो, एक डोगरी, एक मैथिली और एक संथाली। तो ये 4 भाषाएं जो है ये 2003 में जुड़ी है 92वां संविधान संशोधन के द्वारा, 92। तो आज है ना, आज है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। इसलिए आज जो राजभाषा आयोग का प्रश्न आज होगा तो उसमें तो सदस्यों की संख्या हम कह देंगे 22। लेकिन जब पहला राजभाषा आयोग बना था तो प्रथम राजभाषा आयोग जब गठित हुआ 1955 में,
तो उस समय तो 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं हुआ करती थी, इसलिए कितने सदस्य रखे गए? 14। अब ये राजभाषा आयोग क्यों बनाया गया? जैसे मैंने अभी कहा, शासकीय कार्यों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग हो, इसके लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया। और पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर। अब ये हिंदी का विकास करेगा, हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक होगा, इसके लिए राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। और इसी अनुच्छेद 344 के चौथे खंड में यह भी कह दिया गया, आर्टिकल 344 के चौथे खंड में यह भी कह दिया गया कि भारतवर्ष में हिंदी का विकास करने के लिए, हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए राजभाषा पर एक संयुक्त संसदीय समिति का भी गठन किया जाएगा। संयुक्त संसदीय समिति यानी संसद भी राजभाषा का विकास करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करेगी। संयुक्त संसदीय समिति में 30 मेंबर होंगे, जिसमें 20 लोकसभा से आएंगे और 10 राज्यसभा से आएंगे। ऐसा भारत के संविधान में अनुच्छेद 344(4) में कह दिया गया। तो राजभाषा आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 344 में और राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति का उल्लेख अनुच्छेद 344 के चौथे खंड में कर दिया गया है। और संयुक्त संसदीय समिति, राजभाषा पर पहली संयुक्त संसदीय समिति कब बनी? 1957 में बनी। और हमारे राज्य से गोविंद बल्लभ पंत जो है ये इस संसदीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए। तो पहली राजभाषा पर प्रथम संयुक्त संसदीय समिति का गठन 1957 में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से आते हैं। अब होता क्या है कि हिंदी के विकास के लिए कौन प्रयास कर रहा है? सबसे पहले राजभाषा आयोग। अब राजभाषा आयोग जो है उसने हिंदी के विकास के लिए क्या कदम उठाए? वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है संयुक्त संसदीय समिति को, और संयुक्त संसदीय समिति की हिंदी भाषा की प्रगति कितनी हुई है, इस बात की रिपोर्ट किसको सबमिट करेगी? राष्ट्रपति। और फिर राष्ट्रपति ये देखेंगे कि हिंदी भाषा का विकास संविधान में जैसे उल्लिखित था उस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि हिंदी भाषा का विकास नहीं हो रहा है तो वो राजभाषा हिंदी के संदर्भ में निर्देश जारी करने के लिए भी उनको ये पावर दे दी गई है, आर्टिकल 300 किसके अनुसार? 44 के अनुसार। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 344 में संघ की राजभाषा के बारे में ये कुछ प्रावधान किए गए। अब आर्टिकल 345 पे यदि हम पहुंचे तो अनुच्छेद 345 में जो राज्य है, इन राज्यों की राजभाषा के संदर्भ में कुछ प्रावधान किए गए हैं। राज्यों का मतलब जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जितने भी राज्य हैं, अनुच्छेद 345 में ये कहा गया है कि संविधान लागू होने के बाद जो राज्य हैं वे भी अपनी राजभाषा चुन सकते हैं। उन्हें अधिकार है अपनी राजभाषा चुनने का, क्योंकि राज्यों के जो शासकीय कार्य है, भाई संघ के राजभाषा हिंदी है, इसलिए संघ के शासकीय कार्य हिंदी में होने चाहिए। लेकिन अंग्रेजी वाला जो प्रॉब्लम है वो साथ में चलता आ रहा है, क्योंकि जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी नहीं है, जब तक वे सारे राज्य अपने अपने विधानमंडलों से एक संकल्प प्रस्ताव पारित करके संसद को नहीं भेजते हैं, तब तक राजभाषा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग होता चला आएगा। लेकिन राज्यों के भी तो अपने शासकीय कार्य होते हैं, तो राज्यों के जो शासकीय कार्य है उसके लिए अनुच्छेद 345 में, आर्टिकल 345 में राज्यों को ये स्वतंत्रता दी गई है कि प्रत्येक राज्य अपनी राजभाषा का चुनाव या चयन कर सकता है। अब इस बात को जरा समझना कि जब किसी राज्य को अपनी राजभाषा चुननी है तो सबसे पहली बात, आर्टिकल 345 के अनुसार राज्य चाहे तो एक से अधिक राजभाषा का चयन कर सकते हैं। जैसे भारत की राजभाषा तो बस हिंदी है, एक है ना, परंतु राज्यों की राजभाषा एक से अधिक हो सकती है। राज्य अपनी राजभाषा के रूप में किस भाषा का चुनाव करेंगे? तो इसके लिए प्रावधान है उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा, उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा या हिंदी, इन दोनों में से कोई एक। ऐसा नहीं हो सकता जैसे मैं उत्तराखंड में रहता हूं तो क्या उत्तराखंड अपनी राजभाषा मलयालम बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम पंजाबी को अपनी राजभाषा बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसी ही भाषाओं को अपनी राजभाषा के रूप में राज्य चुन सकता है जो भाषा उस राज्य में प्रयोग की जाती होगी, या फिर हिंदी। तो हिंदी तो कोई भी राज्य अपनी राजभाषा बना सकता है, अथवा अगर वो चाहे तो वो प्रयोग की जाए। और एक प्रश्न इसमें यह भी आता है कि क्या राज्यों के लिए जरूरी है
कि 8वीं अनुसूची में जिन भाषाओं का उल्लेख है उन्हीं को वो अपनी राजभाषा के रूप में चुने? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। 8वीं अनुसूची से बाहर जाकर के भी कोई राज्य अपनी राजभाषा चुन सकता है। ठीक, अब राज्य बनते ही राज्यों को अपनी राजभाषा चुननी पड़ेगी। और यहां एक मजेदार बात सुनना, अनुच्छेद 345 के अनुसार यदि किसी राज्य का गठन हुआ, कोई राज्य बन गया और उस राज्य ने राज्य गठन के बाद अपनी राजभाषा नहीं चुनी, यानी राजभाषा के संदर्भ में जब तक कोई राज्य नियम नहीं बनाता है, जब तक कोई राज्य अपनी राजभाषा का चुनाव नहीं करता है, तब तक उस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी होगी। तो ये एक अच्छा प्रश्न हो सकता है। जब तक कोई राज्य अपनी राजभाषा का चुनाव नहीं करता है तब तक उस राज्य में ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर, राजभाषा के तौर पर किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा? अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो जितने भी भारत के राज्य हैं सभी राज्यों ने अपनी अपनी राजभाषा का चुनाव किया है। एक प्रश्न यहां से आता है कि भाई भारत की जो राजभाषा है वो है हिंदी, भारत की राजभाषा हिंदी है। तो भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों की भी राजभाषा हिंदी है? जैसे हम उत्तराखंड है, हमारी राजभाषा हिंदी और भारत की भी राजभाषा हिंदी है। तो हिंदी किन किन राज्यों की राजभाषा है? ऊपर से आप चलोगे तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बगल में उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में बिहार। देखो इसमें तो किसी भी प्रकार का कोई संशय होना नहीं चाहिए। नॉर्थ इंडिया में हिंदी भाषा का ही प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, इसलिए देखो हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, इनकी राजभाषा तो हिंदी ही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। कौन राज्य बचे हैं आपके? हरियाणा और राजस्थान। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने ऐसे भारतीय राज्य हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है? तो हिंदी भाषी भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, और दिल्ली इसमें आप ऐड कर लो क्योंकि वो राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली की भी राजभाषा क्या है? हिंदी। और अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार जो है वहाँ सबसे ज़्यादा लोग जो है वो बंगाली भाषा वाले रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी राजभाषा किसे चुना है? उन्होंने भी अपनी राजभाषा हिंदी को चुना है। तो अंडमान निकोबार, दिल्ली और इसके अलावा 9 ऐसे भारतीय राज्य हैं जिन्होंने राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को चुना है। तो भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 और 344 का संबंध संघ की राजभाषा से है, जबकि 345 में राज्यों की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो राजभाषा है और राजभाषा संबंधी जो प्रमुख प्रावधान